फ्रीडम फाइटर्स होते थे, उनके साथ ऐसी ऐसी यातनाएं होती थी कि उनकी रूह तक कांप जाए। फिजिकल टॉर्चर से ज्यादा यहाँ पे बंदे के ऊपर मेंटल टॉर्चर होता था, जिसके अंदर कैदियों को रखा जाता था। एक बंदा होता था, वो इसको खींच देता था, नीचे से जो लकड़ी थी निकल जाती थी। ये देखिए, इधर से बंद होके और इधर से लॉक लगता था भाई, कि बंदा अंदर से कुछ कर ही ना पाए। वो इकलौता ऐसा क्रांतिकारी था जो आजादी के बाद भी बहुत गंदी हालत में मरा। गुड इवनिंग गाइस, और स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो भाई और बहनों, आप लोगों ने एक जगह के बारे में बहुत ज़्यादा सुना होगा, और जैसे कि आप इस वीडियो के टाइटल से समझ गए होंगे, और जो लोग नहीं समझे उनको मैं थोड़ा सा डिटेल में बताना चाहता हूँ। ये है अपना मेनलैंड इंडिया, ठीक है, और ये है भाई अपना अंडमान एंड निकोबार। और अंडमान एंड निकोबार में मैं अभी हूँ पोर्ट ब्लेयर, यानी श्री विजयपुरम, द कैपिटल ऑफ अंडमान एंड निकोबार। जो जगह फेमस है भाई यहाँ के अमेजिंग बीचेस के लिए, कि भाई यहाँ पे नेक्स्ट लेवल बीच मिलेंगे आपको, एकदम शांति भरी सुंदर सुंदर वादियाँ। लेकिन आज़ादी से पहले ये जगह अपने लिए सबसे खतरनाक हुआ करती थी। आप लोगों ने नाम सुना होगा काला पानी का। हाँ जी, वो काला पानी यहीं पे एग्जिस्ट करता था। आप जो मेरे पीछे एक जगह देख रहे हो, पीछे बिल्डिंग से देख रहे हो, इस जगह का नाम है द सेलुलर जेल ऑफ अंडमान एंड निकोबार, पोर्ट ब्लेयर। और ये वही जगह है जहाँ पर जो अपने फ्रीडम फाइटर्स होते थे, उनको पकड़ने के बाद एकदम ऐसे सज़ा, ऐसे जेल में भेजा जाता था जहाँ पर उनके साथ ऐसी ऐसी यातनाएं होती थी कि उनकी रूह तक कांप जाए। तो आज मैं उसी जेल को विज़िट करने वाला हूँ, उसी जगह पर विज़िट करने वाला हूँ, और उन जेल सेल्स के अंदर विज़िट करने वाला हूँ जहाँ पर अपने कुछ फ्रीडम फाइटर्स को रखा गया था। कुछ नहीं, सारे फ्रीडम फाइटर्स को रखा गया था, जिनको एकदम प्रॉपर आइसोलेशन में भेज दिया करते थे। तो अभी भाई मैं जेल के सामने हूँ। इस जेल के अंदर जाने की टिकट लगती है 30 रुपीज़, और जेल के जस्ट सामने आपको एक पार्क मिलेगा जहाँ पर अपने कुछ फ्रीडम फाइटर्स थे, उनकी स्टैचू लगे हुए हैं। मोहित मोइत्रा, इधर मोहन किशोर नामदास, उधर महावीर सिंह। महावीर सिंह का मैंने नाम सुना हुआ है। दो और फ्रीडम फाइटर्स हैं, इनके बारे में मुझे नहीं पता था, दैट्स माय मिस्टेक। लेकिन महावीर सिंह के बारे में मैंने कब सुना था, मैंने भगत सिंह के बारे में और HSRA, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के बारे में काफ़ी चीज़ें पढ़ी हुई हैं। जब मैं मेरे अर्ली 20s में था और टीन एजेस के टाइम पर भगत सिंह के बारे में भाई मुझे बहुत ज़्यादा वो था, खास करके अपना जो फ्रीडम स्ट्रगल था, जो गदर पार्टी थी, उनके बारे में मुझे ठीक ठाक नॉलेज थी और पढ़ा भी था। तब महावीर सिंह का नाम सुना था, क्योंकि ही वॉज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ HSRA, जो चंद्रशेखर आज़ाद ने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी राम प्रसाद बिस्मिल के साथ मिलके, HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। लेकिन HRA के अंदर जब भगत सिंह की एंट्री होती है, जब चंद्रशेखर आज़ाद और भगत सिंह मिलते हैं, तो भगत सिंह के आइडिया से, भगत सिंह के कहने पर चंद्रशेखर आज़ाद ने HRA को HSRA बना दिया था, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। और उसी के ये पार्ट थे जो अंग्रेज़ों के खिलाफ एकदम भाई मुँह तोड़ जवाब दे रहे थे उनके अगेंस्ट। ये कुछ अपने फ्रीडम फाइटर्स थे जिनकी यहाँ पे मूर्ति लगी हुई है। महावीर सिंह, फिर इधर पंडित राम रखा, इधर बाबा भान सिंह, इंदु भूषण रॉय, और उधर स्टैचू बना हुआ है विनायक दामोदर सावरकर का। अपने हिस्ट्री के सबसे मोस्ट कंट्रोवर्शियल फ्रीडम फाइटर। स्टार्टिंग में फ्रीडम फाइटर थे, बाद में फिर उन्होंने ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट बातें बोलना छोड़ दी थी, अकॉर्डिंग टू रिकॉर्ड्स। इन्होंने काला पानी के अंदर सज़ा काटी थी, बहुत लंबा सज़ा काटी थी, लेकिन इन्होंने फिर कुछ माफ़ीनामे भी दिए थे। माफ़ीनामे बोले तो आई थिंक ये काला पानी में रहे थे ड्यूरिंग 1920s एंड 1930s। इनसे भगत सिंह ने भी इंस्पिरेशन ली थी, लेकिन कुछ टाइम बाद जब यहाँ पर इनके ऊपर बहुत ज़्यादा यात्राएँ होने लग गई थी, तो इन्होंने रिटर्न माफ़ीनामे लिखे थे, रिटर्न पिटीशन लिखी थी ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट, कि भाई मैं आज के बाद आप लोगों के अगेंस्ट नहीं बोलूँगा। और आई थिंक इसके ऊपर ब्रिटिशर्स ने दया दिखा के इनको छोड़ दिया था। और आई थिंक पहले इन्होंने ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट काम भी बहुत किए, और अपने आज़ादी के अंदर भी इनका योगदान माना जाता है। लेकिन काला पानी से निकलने के बाद, जब तक इंडिया को फ्रीडम नहीं मिली, इन्होंने ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट कुछ भी नहीं बोला। वो इस लाइन से थोड़े अलग हो गए थे। तो इसी कारण से विनायक दामोदर सावरकर या वीर सावरकर अपने फ्रीडम स्ट्रगल के मोस्ट कंट्रोवर्शियल फिगर बन जाते हैं। देखो, एक बात भी सच है यार कि वो यहाँ पे काला पानी की सज़ा काट के गए थे। अभी मैं जेल आपको अंदर से दिखाने वाला हूँ कि भाई अंदर कैसी कैसी यातनाएं होती थी, वो सारी की सारी चीज़ें। लेकिन जेल के अंदर जाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा रेफरेंस देने वाला था। लेकिन अब भाई इनके नाम से बहुत चीज़ें हो गई हैं। जैसे जो अपने अंडमान एंड निकोबार का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है, जो पोर्ट ब्लेयर का एयरपोर्ट है, वो इन्हीं के नाम से है, वीर सावरकर एयरपोर्ट। और भी आपको काफ़ी चीज़ें मिल जाएंगी जो इनके नाम से रखी हुई हैं, जो इनके नाम पे दी गई हैं इन अंडमान एंड निकोबार। तो भाई जेल की एंट्रेंस ऐसे होती है, ये दो बड़े बड़े टावर लगे हुए हैं ऊपर। यहाँ पे जो सामने आपको ब्लॉक दिख रहा है, सामने जो फ्रंट दिख रहा है, ये है जेल का एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक। यहाँ पर जो जेल के पेपर वर्क्स और वो जो सारी चीज़ें होती थी, बीच में उस टाइम पर आई थिंक ब्रिटेन का झंडा होता था, और दोनों तरफ ये जो टावर है, इनके ऊपर
ब्रिटिश आर्मी के या ब्रिटिश पुलिस के सैनिक होते थे, वो यहाँ पर पहरा देते थे। और ये है यहाँ का मेन एंट्रेंस, सामने लिखा हुआ है सेलुलर जेल। और अब भाई मैं इस जेल के अंदर एंट्रेंस कर रहा हूँ। टिकट मैंने ऑलरेडी कट करवा लिया। भाई जेल के अंदर मेरी एंट्रेंस हो चुकी है, लेकिन जेल के अंदर जाने से पहले, जेल के स्ट्रक्चर को समझने से पहले मैं जेल के बारे में थोड़ी सी इंपॉर्टेंस बता देता हूँ, और कि अंग्रेज़ों ने इस आइलैंड को और इस जगह को क्यों चुना अपने मेनलैंड इंडिया के अंदर, कहीं पर भी कोई भी रिवोल्ट उनके अगेंस्ट हो, ताकि उन लोगों को यहाँ पे ला सके। तो अंग्रेज़ों ने 1857 का रिवोल्ट आप लोगों को याद होगा, 1857 की क्रांति, मंगल पांडे, उसके ऊपर मूवी भी बनी हुई है मंगल पांडे के ऊपर। तो जब 1857 में वो रिवोल्ट हुआ, म्यूटनी हुई अंग्रेज़ों के खिलाफ, अपने प्रदर्शन और हमने एक क्रांति छेड़ दी थी, उस टाइम पर क्या होता, अंग्रेज़ों को डर लगने लग गया कि यार अगर इंडिया में इस टाइप के रिवोल्ट और ज़्यादा होने लग गए तो उनके एम्पायर के ऊपर खतरा हो सकता है, इंडिया के अंदर जो उनका कंट्रोल है वो लूज़ कर सकते हैं। तो उनको इस आइलैंड के बारे में, अंडमान निकोबार के बारे में पता था, लेकिन इन्होंने उसके ऊपर ऑफिशियली कभी भी वो नहीं किया कि हमारा है, क्योंकि उस टाइम पर उनको इस जगह की कोई स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस नहीं लगती थी। तो अंग्रेजों ने सोचा कि क्यों ना भाई इस आइलैंड को टेक ओवर किया जाए, और 1858 के अंदर अंग्रेजों ने ऑफिशियली अंडमान एंड निकोबार को, जो ब्रिटिश इंडिया है, उसका पार्ट बना लिया। और तब उन्होंने डिसाइड किया कि भाई अगर मान लो इंडिया में आगे से कोई भी रिवोल्ट होता है, कुछ भी होता है, जो भी ब्रिटिश एम्पायर के अगेंस्ट बोलेगा, उसको यहाँ पर लाया जाएगा, उसको एकदम आइसोलेशन में रखा जाएगा, उसको काला पानी की सज़ा दी जाएगी। तो काला पानी की सज़ा इसे बोला गया। तो 1858 के अंदर, जो भी आपने लास्ट वीडियो में एक आइलैंड देखा होगा, रोस आइलैंड, नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड, जिसका नाम 2018 में चेंज कर दिया गया था, उससे पहले उसका नाम था रोस आइलैंड। उस आइलैंड को उन्होंने अपनी कैपिटल बनाया। वहाँ पे उन्होंने पूरा भाई एक महल से खड़े कर दिए, जेल बनाए, और वहाँ पे वो कैदियों को भी रखते थे और उनकी वो कैपिटल भी हुआ करती थी। लेकिन टाइम आते आते रोस आइलैंड के ऊपर जब जगह नहीं बचती है, तो अंग्रेज़ों को लगता है कि यार अब तो भाई हमें बड़ा जेल बनाना पड़ेगा। तो ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हो सेलुलर जेल की स्टोरी तब स्टार्ट होती है। लेट 1800 में अंग्रेज़ों ने इसे डिसाइड किया। लगभग 10 साल लगे इस जेल को बनाने में, और जो जेल को बनाने वाले थे ना, वो सभी वो लोग थे जिन्होंने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ लड़ना चाहा, या फिर जिन्होंने अंग्रेज़ों के अगेंस्ट कोई चीज़ की होगी। उनको मेनलैंड इंडिया से लाते और यहाँ पे उन्हीं को लेबर बना के इस जेल का कंस्ट्रक्शन हुआ। और इस जेल को उन्होंने बनाया था ताकि कोई भी बंदा अगर उनकी हुकूमत के अगेंस्ट खड़ा होता है तो उनको यहाँ पे रखेंगे। लगभग 600 से 700 के अराउंड यहाँ पे सेल्स बनाएगी। और सेल्स ऐसी नहीं, नॉर्मल जेल की तरह नहीं। नॉर्मल जेल में आपको क्या मिलेगा, 6-7 कैदी एक ही सेल में रहते हुए। यहाँ पे ऐसी सेल्स बनाएगी जहाँ पर सिर्फ एक बंदा होगा, और उसके ऊपर इतनी यातनाएं होती थी, अलग अलग टॉर्चर के तरीके, जो चीज़ आप कर सकते हो किसी ह्यूमन के साथ, वो सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे होती थी। जो ब्रिटिश का एक कई लोग रोमांटिसाइज़ करते हैं कि यार ब्रिटिश एम्पायर ने हमें ये चीज़ें दी हैं, वो चीज़ें दी हैं। भाई उन्होंने कोई इंडिया को खैरात में नहीं दिया है कुछ भी। वो अपने रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करने के लिए असम के अंदर जो उन्होंने कोयला ढूंढा, असम के उधर जो पेट्रोलियम ढूंढा, और वो सारी की सारी चीज़ें, या फिर बाकी इंडिया के पार्ट्स में जो इंडिया की एग्रीकल्चरल इनकम हुआ करती थी, वो इंडिया में कोई यार हनीमून मनाने थोड़ी आए थे। और कई लोग बोलेंगे कि यार ब्रिटिशर्स ने आपको ये दे दिया, ब्रिटिशर्स ने आपको ये दे दिया। भाई ब्रिटिशर्स इंडिया में क्यों आए थे? उनको पता था कि भाई इंडिया एक रिसोर्सफुल, एक रिच कंट्री है, तभी तो आएंगे। ऐसी कोई भी रैंडम बंदा किसी के ऊपर क्यों अटैक करना चाहेगा? कुछ है तभी तो करेंगे ना। या तो आपके पास जियो लोकेशन एक ऐसी लोकेशन हो कि भाई जहाँ से आपके इन्फ्लुएंस हो सके, या फिर आपके पास कुछ ऐसी चीज़ें हो, आपके पास मिनरल्स हो, कुछ तो होना चाहिए। एक ज़मीन के टुकड़े का फ़ायदा क्या है ऐसे? अंग्रेज़ों को पता था, इसीलिए उन्होंने इंडिया के ऊपर आए, क्योंकि पता था भाई एक टाइम में इकोनॉमिकल पावर हाउस था। तो कोई भी इस बात का वो मत करने देना, कोई भी अगर डिफेंड करे ना, उनको इस जगह के बारे में बताना कि अंग्रेज़ों ने किया क्या। तो आप लोगों को पता चल गया होगा कि भाई अंग्रेज़ों ने ये जेल क्यों बनाई, कि भाई कोई भी अगर उनके एम्पायर के खिलाफ बोलेगा उसको सीधा इधर भेज दो, काला पानी की सज़ा, क्योंकि वो यहाँ पे आगे क्रश हो जाएगा। भाई फिजिकल टॉर्चर से ज़्यादा यहाँ पे बंदे के ऊपर मेंटल टॉर्चर होता था। ये देखिए सारी की सारी है ना भाई सिंगल सेल्स है जिसके अंदर कैदियों को रखा जाता था। और इस जेल का स्टाइल है ना किस तरीके से बनाया है, एक स्टार फिश का डिज़ाइन है, बीच में एक सेंटर है जिससे पूरा जेल रेगुलेट होता था, जिससे पूरा जेल को मैनेज किया जाता था। वहाँ पे लोग बैठे रहते थे, बीच में एक टावर है और उस टावर के चारों तरफ अलग अलग है ना बाहें निकली हुई हैं, जैसे स्टार फिश नहीं होती है वैसे। तो इस तरीके से ब्लॉक बना रखे हैं, एक ऐसा ब्लॉक है, एक उधर ब्लॉक है, एक उधर ब्लॉक है, एक इधर ब्लॉक है, इधर ब्लॉक है। ये पूरा स्टार फिश वाला डिज़ाइन है। और अब चलते हैं भाई इस जेल के अंदर। ये देखिए जो मैं आपको बता रहा था ना, जो अलग अलग आर्म्स निकली हुई हैं, वो आर्म्स इस तरीके से हैं। और ये जो खिड़कियाँ बना रखी हैं,
इनके थ्रू लोगों को हल्की हल्की धूप आती थी, पता चलता था कि भाई सुबह हो गई है या रात हो गई है, लेकिन डायरेक्टली सनलाइट उनकी सेल के अंदर नहीं जाती थी। बस उनको पता चल जाए कि सुबह हो गई है, रात हो गई है, लेकिन उनको धूप नहीं लग सकती थी इसके थ्रू। ये वो एक ओपन जगह है जहाँ पर उनको यातनाएं दी जाती थी। उस तरीके से बांध के पीछे उनके ऊपर कोड़े मारे जाते थे। जो बार्ब वायर होती हैं, जो फेंसिंग होती है ना, उसके ऊपर सी वाटर लगा के, आप सोच के देखिए। ये आप पढ़िए क्या लिखा हुआ है। आगे ले जाने से पहले उनको फेस धोना, जो भी उनकी बातें होती थी, वो सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे होती थी। ये देखिए भाई, इन्हीं चीज़ों के थ्रू यहाँ पे प्रिजनर्स को रखा जाता था, गले के अंदर उसको टांगा जाता था, और जब एक बंदा होता था वो इसको खींच देता था, नीचे से जो लकड़ी थी निकल जाती थी, और आगे आपको पता ही है। ये देखिए आप, जो मैं बता रहा था ना, ऊपर से ये जो लकड़ी के स्ट्रक्चर हैं इसको खोल देते थे, उस लीवर से जिनको दी जाती थी वो नीचे गिर जाते थे। इसी तरीके से अंग्रेज यहाँ पे दबा के यातनाएं करते थे। और ये सारे के सारे जो चीज़ें हैं ना, ये सब उसी टाइम की हैं। जो रस्सियाँ हैं ना वो बदल दी गई हैं, लेकिन वुडन स्ट्रक्चर और जो आयरन के स्ट्रक्चर है वो सारे के सारे भाई उसी टाइम के ही हैं। ये देख लीजिए भाई, ये जितनी भी टाइप में चीज़ें दिख रही है ना, वो सारी की सारी सेल्स हैं। टोटल इस जेल के अंदर 693 सेल है, और जैसे कि नाम सिग्निफाई कर रहा है सेलुलर जेल। जैसे मैं आपको पहले बता रहा था, एक रूम के अंदर सिर्फ एक ही बंदा रहता था, तो एक टाइम में यहाँ पे 693 कैदी रह सकते थे, और वो सिर्फ और सिर्फ हमेशा एक कमरे में एक ही बंदा होगा। ये देखिए भाई, इस टाइप की सेल हुआ करती थी। ये बस इतनी सी जगह जहाँ से धूप आ सकती है, और ये मुझे समझ नहीं आ रहा क्या है भाई, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है। अगर कोई कमेंट में हो तो बताना प्लीज़। और यहाँ से वो बंद कर देते थे। लेकिन जिस हिसाब से मैं समझ पा रहा हूँ, वहाँ पे कुछ वॉशरूम से रिलेटेड चीज़ हो सकती है, टॉयलेट करने के लिए या फिर नंबर 2 करने के लिए। जब आप किसी के साथ जेल में बंद हो ना, तब आप लोग आपस में बातें कर सकते हो, सोशलाइज़ कर सकते हो, लेकिन एकदम आइसोलेशन में जब आपके पास करने के लिए कुछ भी नहीं है और सिर्फ आपको अकेले रहना है, तो यार भाई बहुत मुश्किल हो जाता है। वी आर सोशल एनिमल्स, हम सोशल हैं, और उस कारण से हम अपने दुख बांटेंगे, लोगों की चुगलियाँ करेंगे, आपस में बातें करेंगे, तो हमारे जो कंडीशन है वो ठीक हो जाती है। लेकिन एकदम आइसोलेशन में बंदा सर्वाइव नहीं कर सकता, पागल हो जाते हैं लोग। और यही अंग्रेज़ों ने देखा कि भाई फिज़िकली ब्रेक करना आसान होता है, लेकिन अगर आप किसी को मेंटली ब्रेक कर देते हो ना, तो उसका फिज़िकल फिर कुछ काम का नहीं होता है। तो मेंटल ब्रेकडाउन सबसे बड़ा ब्रेकडाउन माना जाता है। ये देखिए, इधर से बंद होके और इधर से लॉक लगता था भाई, कि बंदा अंदर से कुछ कर ही ना पाए। यहाँ पे फिर यहाँ पे ताला लग जाता था। आपने अंग्रेज़ों के बारे में एक कॉमन चीज़ और देखी होगी, जैसे लाहौर कॉन्स्पिरेसी कांड हुआ था। लाहौर कॉन्स्पिरेसी बोले तो जब भगत सिंह और उन्होंने सॉन्डर्स की हत्या कर दी थी। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, जिनके ऊपर लाहौर कॉन्स्पिरेसी के कारण उनको फांसी की सज़ा दी गई थी। दिल्ली असेंबली में जब बम फेंका गया था, जो आज का अपना पार्लियामेंट है, उसके अंदर भगत सिंह एंड बटुकेश्वर दत्त ने बम फेंका था। जो बटुकेश्वर दत्त थे, आई थिंक आप लोग काफ़ी लोग जानते होंगे, बटुकेश्वर दत्त भी सेलुलर जेल के अंदर कम से कम अराउंड 10 साल के आसपास रहे होंगे। बटुकेश्वर दत्त को भी क्रेडिट मिलना चाहिए, लेकिन अपने पता नहीं वो किस पॉलिटिक्स के कारण बीच में फंस गए कि उनको कोई रिकॉग्नाइज नहीं करता है। लेकिन बटुकेश्वर दत्त, जिन्होंने दिल्ली असेंबली के ऊपर बम फेंका था भगत सिंह के साथ मिलकर, क्योंकि बम फेंकने में सिर्फ 2 बंदे थे और वो साथ में पोस्टर भी फेंक रहे थे। पहले बम फेंके गए थे दिल्ली असेंबली के अंदर, फिर पोस्टर्स फेंक रहे थे जिसके अंदर उन्होंने अपना सोशल मैसेज दिया हुआ था। और जो भगत सिंह और ने बम फेंके थे, उसके अंदर एक भी बंदे की डेथ नहीं हुई थी, क्योंकि वो चाहते ही नहीं थे, वो बहरों को सुनाना चाहते थे, मारना नहीं चाहते किसी को। तो उसमें जो बटुकेश्वर दत्त थे वो भी यहाँ पर जेल में बंद थे, लेकिन उनके कुछ भी ऐसे रिकॉर्ड्स नहीं मिलते हैं। वो इकलौता ऐसा क्रांतिकारी था जो आज़ादी के बाद भी बहुत गंदी हालत में मरा। उनकी डेथ टीबी के कारण हुई थी, एंड उनके मरने के बाद भी है ना, गवर्नमेंट ने कुछ ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं की। ये अपने लिए एक शर्म की बात है। इवन
लोग बोलेंगे चलो मैं थोड़ा पॉलिटिकल होता हूँ, अभी रुकिए एक बार। भाई जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, अगर आप किसी के साथ एफिलिएट कर दोगे तो आपको वो जो एक रिकॉग्निशन है वो मिल जाएगी, जिस तरीके से वीर सावरकर को मिल गई। तो अपने बहुत सारे ऐसे फ्रीडम फाइटर्स हैं जो एकदम फेड हो चुके हैं। महाराष्ट्र में आप देखोगे राजगुरु जिनको भगत सिंह के साथ फांसी दी गई थी वो भी महाराष्ट्र से आते हैं, एंड वीर सावरकर भी महाराष्ट्र से आते हैं। भाई राजगुरु तो बेचारे फांसी चढ़ गए थे, लेकिन पॉलिटिक्स के अंदर उनको इतनी तवज्जो नहीं दी जाती है जितनी सावरकर को दी जाती है। आप सिग्निफिकेंस समझो कि आप किस आइडियोलॉजी के साथ मैच खाते हो ना, वही आपका फ्यूचर तय करेगा कि आपको कितनी पब्लिसिटी मिलेगी, आपको कितनी मार्केटिंग मिलेगी। लाहौर कॉन्स्पिरेसी जब सॉन्डर्स की हत्या हुई थी, राजगुरु वाज द फर्स्ट पर्सन जिसने फायर किया था। फिर जो सेकंड फायर था वो भगत सिंह ने किया था। आई थिंक मैं गलत कर रहा हूँ, स्कॉट को मारने का प्लान था लेकिन सॉन्डर्स को मार दिया था। आइडेंटिफिकेशन में थोड़ी गड़बड़ हो गई थी, या फिर सॉन्डर्स को मारने का प्लान था, स्कॉट को मार दिया था। थोड़ा बेयर करना है कि और काफ़ी टाइम पहले मैंने वो पढ़ी थी तो नाम में थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा है, लेकिन दोनों में से ही कुछ था। और राजगुरु को फांसी दी गई थी। काफ़ी लोगों को तो पता भी नहीं होगा कि राजगुरु वाज फ्रॉम महाराष्ट्र। तो ऐसे अपने बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स हैं जो कुछ थोड़ी सी भी लाइमलाइट डिजर्व करते हैं, लेकिन नहीं मिली उनको। दो मैंने आपको नाम बता दिए हैं, राजगुरु एंड बटुकेश्वर दत्त। इवन तो राजगुरु को यहाँ पे नहीं रखा गया था, लेकिन ही वॉज पार्ट ऑफ दैट ग्रुप ओनली। ये अपने एक स्वतंत्रता सेना थे सचिंद्र नाथ सान्याल, उनको इस सेल के अंदर रखा गया था। उनको खाने के लिए इस टाइप की कटोरी मिलती थी, एंड उनको कंबल जो दिए जाते थे वो जो अपनी बोरी नहीं होती हैं, ये जूट वाली बोरी, वो मिली होती थी। तो सचिंद्र नाथ सान्याल के बारे में आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ, हिंट क्या बता ही देता हूँ। ये HSR के मेंबर थे। इन्होंने भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, राम प्रसाद बिस्मिल जैसे रेवोल्यूशनरीज को इंस्पायर किया था। और भाई लगभग इनकी 50 साल की उम्र थी। 50 साल की उम्र में 25 साल ये जेल में रहे हैं। आपको काकोरी कांड याद है? लखनऊ के पास एक जगह है काकोरी, वहाँ पर ट्रेन को लूटा गया था। ट्रेन लूटने में राम प्रसाद बिस्मिल, सचिंद्र नाथ सान्याल और आई थिंक आई एम नॉट श्योर कि उसमें चंद्रशेखर आज़ाद थे या नहीं थे, लेकिन ये HRA का ही काम था, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। बिफोर मीटिंग भगत सिंह, जब भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद की मीटिंग नहीं हुई थी, उससे पहले अलग ऑर्गेनाइजेशन चला रहे थे, तब की बात है ये। तो 1925 या 1923 में काकोरी कांड हुआ था, उस टाइम इनको पकड़ा गया था और तब उनको यहाँ पे सज़ा दी गई थी काला पानी की। तो तब ये इस सेल के अंदर रहे थे। ये भी एक ऐसे हमारे स्वतंत्रता सेनानी हैं जो इंडिया आज़ाद होने से पहले इनकी डेथ हो गई थी 1942 में। इनकी डेथ भी TB के कारण नहीं हुई थी। इनकी डेथ आई थिंक हुई थी गोरखपुर जेल के अंदर, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। इवन एक चीज़ और देखिए आपने, जो वीर सावरकर की सेल है उसको बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है कि भाई उनकी सेल ऊपर है। सचिंद्र नाथ सान्याल की जो सेल है उनके बारे में कोई ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है। सचिंद्र नाथ सान्याल को 2 बार सज़ा हुई थी काला पानी की। उन्होंने 2 सेंटेंस काटे यहाँ पर। वीर सावरकर ने 1 सेंटेंस काटा था। एंड सचिंद्र नाथ सान्याल भाई, आज तक उन्होंने एक भी मर्सी पिटीशंस नहीं लिखी थी, एक भी। उन्होंने एक बार भी माफ़ी नहीं मांगी थी। और वो 1942 में उनको जो ट्यूबरक्लोसिस हुआ था, जो TB हुई थी, वो इसी जेल में मिली थी उनको। उनका इन्फेक्शन बढ़ गया था, फिर उनको गोरखपुर में ट्रांसफ़र कर दिया गया था। 1942 में जेल में ही उनकी डेथ हो गई थी। कभी भी उन्होंने मर्सी फाइल नहीं की। वो भगत सिंह के रेवोल्यूशनरी ग्रुप थे, उसी के पार्ट थे। वो चंद्रशेखर आज़ाद से भी मिले हुए थे, वो राम प्रसाद बिस्मिल से भी मिले हुए थे। लेकिन भाई हिस्ट्री में उनको कैसे इरेज कर दिया गया है। मुझे पता है कई लोग इस वीडियो से एग्री नहीं करेंगे, कोई बात नहीं यार, एग्री मत करो, डेमोक्रेसी है। लेकिन आप ये देखो कि किस तरीके से आपकी जो आइडियोलॉजी है उसके बेसिस पे आपका जो कंट्रीब्यूशन है फ्रीडम स्ट्रगल के अंदर वो याद किया जाता है। एक बंदा जिसने अंग्रेज़ों के अगेंस्ट, भाई जो सचिंद्र नाथ सान्याल थे वो गदर पार्टी का भी हिस्सा थे, मतलब कि अंग्रेज़ों के अगेंस्ट है एकदम अच्छे तरीके से फाइट कर रहे थे। उन्होंने गांधी के अगेंस्ट में भी लेटर लिखा था, गांधी को भी क्रिटिसाइज़ किया था, लेकिन वो सावरकर के भी अगेंस्ट थे। दूसरी साइड सावरकर भी गांधी के आइडिया के अगेंस्ट थे, लेकिन उन्होंने पिटीशन फाइल की थी, मतलब कि उन्होंने माफ़ी मांगी थी। कई लोग बोलते हैं कि वो जो माफ़ी थी वो स्ट्रेटेजिक माफ़ी थी, लेकिन भाई जेल से छूटने के बाद उन्होंने ब्रिटिश एम्पायर के अगेंस्ट ऐसा कुछ खास बोला नहीं, जब तक आज़ादी नहीं हो गई थी। और आज़ादी के बाद आई थिंक महात्मा गांधी के जो डेथ के ट्रायल चले थे उनके अंदर एक बार सावरकर का भी नाम आया था। और अब भाई वीर सावरकर एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल फिगर बन चुके हैं। मैं उन्होंने जो किया उसको अंडरमाइन नहीं कर रहा हूँ बिल्कुल भी यार, लेकिन मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि अपनी कंट्री के अंदर पॉलिटिक्स किस तरीके से प्ले होती है। बस मैं ये समझाना चाहता हूँ कि यार चीज़ों को समझो आप। दे आर पॉलिटिशियंस, उनकी मजबूरी है। उनको भाई अगर लोगों के माइंड के ऊपर जीतना है तो उनको कुछ ना कुछ कंट्रोवर्शियल फिगर उठाने पड़ेंगे हिस्ट्री से। बात यह है कि हमें
उन चीज़ों को समझना चाहिए ना। मैं सावरकर को गलत कह रहा हूँ भाई, कुछ भी कर लो, उन्होंने अपनी कंट्री के लिए योगदान दिया है और वो यहाँ पे जेल में बंद रहे थे। आप खुद सोच के देखिए यार, ऐसी जगह पर आप रह रहे हो जहाँ पर कुछ भी नहीं है और वहाँ पे जो रह रहा है हम उसका मजाक उड़ा लें। तो मैं सावरकर जी का मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ, लेकिन मैं बस बता रहा हूँ कि उनके टाइम पर और भी ऐसे रेवोल्यूशनरी थे जिनको लाइमलाइट मिलनी चाहिए थी लेकिन नहीं मिली। यही डिफरेंस मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। बाकी आपकी मर्जी यार, इस वीडियो को आप कैसे लेना चाहते हो वैसे लीजिए, इट्स योर कॉल। ये देखिए मैं अभी है ना 2nd फ्लोर के ऊपर हूँ। आपको सामने वाली बिल्डिंग से समझाता हूँ। नीचे वाला ग्राउंड फ्लोर, 1st फ्लोर, 2nd फ्लोर, इसी तरीके से आपको हर ब्लॉक के अंदर चीज़ें मिलेंगी। और अभी मैं जा रहा हूँ जो वीर सावरकर का सेल था जहाँ पर उनको बंदी बना के रखा गया था, उस सेल के अंदर। वो देखिए वो वाला एंट्रेंस है और वहाँ से एंट्रेंस होती है और यहाँ पे वो फांसी घर जहाँ पे जो कैदी थे उनको सज़ाए मौत दी जाती थी। नीचे वाला ये जो दिख रहा है आपको, ये वाला सेगमेंट, उधर से एंट्री और फिर वो दूसरा वाला ब्लॉक, ये वाला ब्लॉक। और ये है वीर सावरकर की कोठरी, ये उनका पोर्ट्रेल है। यहाँ पे आप देखेंगे ये उनका कंबल जो वहाँ सोने के लिए यूज़ करते थे, कोई अच्छा कंबल नहीं मिला हुआ था। इनकी जो सेल है इसके अंदर भाई पूरा एकदम लाइटिंग वाइटिंग हो लगा रखी है, CCTV कैमरा लगा रखा है, सब कुछ लगा रखा है। वो इसके अंदर 10 साल थे, फ्रॉम 1911 टू 1921, इसी जगह एक ही सेल के अंदर। भाई इस टाइप के कॉरिडोर आपको हर ब्लॉक में मिलेंगे और 3 जगह पर, ग्राउंड फ्लोर, 1st फ्लोर, 2nd फ्लोर। और लेफ़्ट साइड में ऐसा माहौल, राइट साइड में जो आप देख रहे हो ये सारी की सारी सेल्स हैं जिनके अंदर अलग अलग प्रिजनर्स को रखा गया था। कभी बटुकेश्वर दत्त, कभी महावीर सिंह, कभी सावरकर, कभी सचिंद्र नाथ सान्याल। ये देखिए आप, इसी तरीके से जो मैं बता रहा था ना, स्टारफिश वाला डिज़ाइन है। एक आर्म, 2nd आर्म, तीसरी आर्म उधर होगी, चौथी आर्म इधर होगी और सारी की सारी जो कनेक्शंस है ना, इधर एक ख़त्म हो गया, इधर ख़त्म हो गया, बीच में दे रखे हैं ये वुडन ब्रिज। एक और क्रेजी चीज़ इसकी दिखाता हूँ मैं आप लोगों को। जैसे इस साइड भी एक था, वो तब टूट गया है। तो आप यहाँ पे देखिए, जैसे ये वाला ब्लॉक है, ये वाला ब्लॉक है, ये ना मेन बिल्डिंग से कनेक्टेड नहीं है। और इसके पीछे भी एक अंग्रेज़ों ने दिमाग क्या लगाया था कि भाई यहाँ पे जो अंदर क्रांतिकारी अपने हैं उनको जेल में बंद कर रखा था। अगर मान लो कोई जेल ब्रेक हो भी जाए तो बीच से ना ब्रिज हटा दिया है ताकि वो जो क्रांतिकारी हैं वो डायरेक्ट इधर ना आ सके। उधर बाहर जाने को कोई रास्ता नहीं है, उनको इसी के थ्रू बाहर जाने का रास्ता है। अकेली यही एक जगह थी जहाँ से आप जा सकते थे। इस जगह को ही उन्होंने बीच में कर दिया था। जब अंग्रेज़ों को या फिर सैनिकों को अंदर जाना होता था, खाना देने, यातनाएं करने, जो भी करने, तब ये ब्रिज टेम्परेरी होते थे, तब लग जाते थे, वरना हट जाते थे। अभी तो ये अपनी गवर्नमेंट है, उन्होंने एज ए म्यूज़ियम इसको परमानेंटली कनेक्ट कर दिया है। और यहाँ पे उनका एक व्यूइंग डेक था जहाँ से वो पूरे जेल के ऊपर नज़र रख सकते थे। अभी देखिए यहाँ से है ना, आप उस स्टारफिश वाले डिज़ाइन को अच्छे से समझ पाओगे। एक सेल, 2nd सेल, तीसरी सेल, चौथी सेल, ये 5वीं जो इधर बना रखा था ये ब्रेक हो गया है। यहाँ पे आई थिंक और चीज़ें बन गई, लेकिन उस टाइम में यहाँ पे भी एक जगह एग्जिस्ट करती थी। उधर एक और सेल है जहाँ पर आई थिंक कैदियों को नहीं, लेकिन खाने पीने का सामान या फिर और कुछ चीज़ें रखी जाती होंगी। और इस जगह से जो अंग्रेज़ थे वो बाकी जगहों पर भी नज़र रख सकते थे। यहाँ से जेल भी पूरा एकदम अच्छी तरीके से विजिबल है। अगर कहीं पे भी कुछ होता है तो सारी चीज़ें यहाँ से दिख जाएंगी, हर सेल के अंदर, हर ब्लॉक के अंदर। ये ब्लॉक, ये ब्लॉक, फिर आपका ये वाला ब्लॉक हो गया। सामने जो आइलैंड है, रोस आइलैंड, 1941 तक उनकी कैपिटल हुआ करते थे, जो शायद आपने लास्ट वीडियो में देखा होगा। जो अंग्रेज़ों ने भाई एक अलग ही रिजोर्ट टाइप बना रखा था। वो जो लेविश लाइफस्टाइल वहाँ पे जीते थे, वहाँ पे वो अय्याशियाँ करते थे और इधर अपने जो फ्रीडम फाइटर्स थे उनके साथ यातनाएं करते थे। अभी आपको ये एक व्यू पॉइंट बहुत प्यारा लग रहा होगा, मस्त जगह है जहाँ से आप अलग अलग चीज़ें देख सकते हो। लेकिन आप पुराने टाइम में जाके देखोगे तो आपको समझ आएगा कि भाई अंग्रेज़ों ने हमारे साथ किया क्या क्या है। वैसे यहाँ पे आपको ग्राउंड फ्लोर, 1st फ्लोर, 2nd फ्लोर मिलेंगे इसके अंदर। यहाँ पर आपको 3rd एंड 4th, एक हिसाब से मैं अभी 4th फ्लोर के ऊपर हूँ। ये देख लीजिए भाई, यहाँ से थोड़ा और अच्छा सा क्लोजर लुक आ रहा है। ऊपर उन्होंने फिर भी देखो, ऊपर उन्होंने परमानेंट स्ट्रक्चर बना रखे थे। इसके ऊपर ये पूरी फाइनल छत है। इधर अभी करंट हॉस्पिटल है और यहाँ पे उन सभी फ्रीडम फाइटर्स का नाम लिखा हुआ है और कहाँ से वो बिलोंग करते थे, उन सब के बारे में हिस्ट्री। अगर आप एक चीज़ कॉमन देखोगे, सबसे ज़्यादा जो फ्रीडम फाइटर्स हैं
वो आपको बंगाल से मिलेंगे, पंजाब से मिलेंगे, यूपी से मिलेंगे। ऐसा नहीं कि बाकी स्टेट से नहीं थे भाई, हर स्टेट से अपने जो फ्रीडम फाइटर्स थे उन्होंने हिस्सा लिया था। लेकिन अगर आप पॉपुलेशन वाइज देखोगे, पंजाब, यूपी, बिहार भी शायद इतना नहीं है, पंजाब, यूपी एंड बंगाल, इन 3 स्टेट से इतने ज़्यादा फ्रीडम फाइटर्स निकले थे, इतने ज़्यादा फ्रीडम फाइटर्स निकले थे कि क्या ही बताऊँ मैं। अब आप नाम में ही देख लीजिए, बासु, भट्टाचार्य, बैनर्जी, गुहा, साहा, नहीं पता मुझे कहाँ के सरनेम है, बैनर्जी, बिस्वास, सेन, साहा, सेन, घोष, बैनर्जी, भट्टाचार्य, तालुकदार, दास, देव, दत्ता, बिस्वास, रॉय, देव, देखिए सिंह, कुशाल सिंह, लखन सिंह, मदन सिंह, मोहन सिंह, नंदर सिंह, मद सिंह, पृथ्वीराज आज़ाद, बाजाराम, भाले, ये पंजाब की ये सारे चल रहे हैं। फिर इधर यूपी के आ गए, पंजाब, बिहार, महाराष्ट्र, जैसे महाराष्ट्र में विनायक दामोदर सावरकर, गणेश बाबूराव दामोदर सावरकर, पंजाब, बंगाल। ये मैं भी दूसरे फ्लोर पे हूँ, जिससे पहले बंगाली फ्रीडम फाइटर्स के नाम बता रहे थे, वो सब ऊपर रह गए हैं। बंगाल। इस वाले जगह पर आपको इतनी मेंटेनेंस नहीं दिखेगी, बाकी जगह पर आपको थोड़ी अलग चीज़ दिखेंगी। इस वाले सेल के अंदर वो जो एक पर्टिकुलर डिज़ाइन है सेलुलर जेल का, वो नहीं है। ये जगह थोड़ी जल्दी ऐसा लग रहा है कि ख़राब हो रही है। ये देखिए आप, तो ये जो टावर है ये यहाँ का सेंटर हुआ करता था, और अब मैं भाई यहाँ से ले रहा हूँ एग्ज़िट। ओके सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो क्या बोलूँ यार, ये तो बहुत शर्म वाली बात हो जाएगी, लेकिन जय हिंद। अभी ये जगह उस टाइप में नहीं दिख रही होगी, लेकिन अगर आप पुरानी अगर इसकी हिस्ट्री के साथ कनेक्ट करोगे तो आपको यहाँ से रोती हुई, बिलखती हुई, यातनाओं में झुलसी हुई आवाज़ें मिलेंगी। मैं अभी आपको थोड़ी है ना यहाँ की जो गैलरी है ना वो दिखाना चाहता हूँ कि ये वाइपर जेल तो और ज़्यादा ख़तरनाक माना जाता है। अगर मुझे टाइम मिला तो शायद मैं वहाँ पे जा पाऊँगा। पुराना जेल था, वो भी एक आइसोलेशन में ही बना रखा था। ये जेल के अंदर बेड़ियों में जकड़े हुए भाई, ये देखिए, ये ब्रिटिशर्स के फ्लैग है यहाँ पे, छोटी छोटी रेलवे लाइन, रोस आइलैंड के ऊपर ब्रिटिशर्स किस तरीके से रह गए थे। ये देखो, कुत्ते उत्ते पाले हुए अपने बच्चों के साथ पूरा। ये यहाँ में भाई जितने भी कैदी होते थे उनको हार्डवर्क करना पड़ता था। ये है तेल निकालने की एक मशीन। इसके अंदर जो कोकोनट होता है, क्योंकि अंडमान के अंदर कोकोनट बहुत ज़्यादा होते थे, तो कोकोनट से जो तेल निकलता है उस तेल निकालने का प्रोसेस, कूट के तेल निकालने का प्रोसेस। ये देखिए, पहले जो कैदी होते थे यहाँ पे कोकोनट के ऊपर वाली शेल उतारते थे इस तरीके से, फिर ये जो ऊपर दिख रहा है ना, इसको लेके घुमाते थे। ऑयल मिल इस तरीके से काम करती थी, और इस तरीके से भाई यातनाएं होती थी। एक बंदे के हाथ में अंग्रेज़ी, आप सैनिक मान लीजिए, अपने जो क्रांतिकारी थे उनको पीछे से बांध के इस तरीके से, वो जो आप देख रहे हो ना, उसके अंदर सी वाटर लिया जाता था ताकि जब वो घाव बने तो और ज़्यादा दर्द हो। पनिशमेंट की ड्रेस ऐसे होती थी जो जूट की बोरियों से बनी हुई, और इस टाइप की बेड़ियों में जकड़े रहते थे अपने फ्रीडम फाइटर्स। अब भाई मैं इस जेल से निकल रहा हूँ, सेलुलर जेल से। अभी टाइम हो चुका है यहाँ से एग्ज़िट करने का। वैसे शाम के टाइम पर यहाँ पे एक शो भी होता है, लाइट शो। भाई मैं ना अभी सेलुलर जेल से नीचे आ चुका हूँ। वो जो बे है अपनी, यहाँ पे सामने रोस आइलैंड दिख रहा है, और ये इधर एकदम समंदर किनारे मैं एक जगह देख रहा हूँ जहाँ पर बैठ के फिर आप लोगों से 5-10 मिनट बात करके फिर वापस मैं होटल की तरफ निकल जाऊँगा। 1-2 मिनट लूँगा आप लोगों की, और उस जेल का जो पीछे की रेफरेंस है और उन चीज़ों के बारे में थोड़ी सी बात करना चाहूँगा, ज़्यादा नहीं। आई थिंक इस वीडियो से ना कुछ लोग दोनों तरफ से ऑफेंड होंगे, लेफ़्ट वाले भी और राइट वाले भी। पर मैंने ना भाई अपने ट्रैवल एक्सपीरियंसेस से और बाकी जो लाइफ में देखा है, मुझे पता नहीं है जो 31-32 साल की जो भी लाइफ है ये इनफ है या नहीं इस टाइप की कमेंटबाजी करने के लिए।
लेकिन भाई मैं तो ये कहूँगा दोनों तरफ का जो एक्सट्रीम है ना खतरनाक है। जो एकदम लेफ्टिस्ट वाला एक्सट्रीम है, आपने चाइना में एग्जांपल देख लिया होगा, या फिर स्टालिन के टाइम पे सोवियत यूनियन का एग्जांपल देख लिया होगा, कंबोडिया में एग्जांपल देख लिए होंगे। उन्होंने भी भाई नेक्स्ट लेवल कांड किए हुए, इतने लोग मारे हुए हैं क्या ही बताऊँ। राइट विंग का एक्सट्रीमिज़म आपने नाज़ी जर्मनी में देख लिया होगा। तो दोनों तरफ के जो एक्सट्रीम है ना वो ख़तरनाक है। तो वही सेम चीज़ अपने जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स थे उस टाइम पे, जैसे जो अपने वीर सावरकर है, कई लोग इनको इतनी हेट करते हैं मैं बता नहीं सकता। मुझे वो लोग भी बिल्कुल सही नहीं लगते यार। कुछ भी वो ठीक है, बंदे ने माफ़ी मांग ली, लेकिन उन्होंने इंडिया के अगेंस्ट तो कभी कोई ऐसा काम नहीं किया। यहाँ पे भी वो आए थे, वो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट लड़ ही रहे थे, तब आए थे वो, और 10 साल यहाँ पे काट के गए हैं। तो हमें उस चीज़ की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। लेकिन मुझे वो लोग भी सही नहीं लगते कि यार वो इनका नाम लेके इतनी पॉलिटिकल माइलेज लेते हैं, और भी हीरोज़ थे अपने, उनको अंडरमाइन कर देते हैं। तो मुझे दोनों से प्रॉब्लम है भाई, इस साइड से भी उस साइड से। आप बीच में आके है ना बंदे की चीज़ों को समझो, वो भी इंसान ही थे यार, ये बात बोलना चाहूँगा। ही वॉज ए फ्रीडम फाइटर, बट एक बात ये भी है उन्होंने माफ़ी मांगी थी, इस बात को झुटला नहीं सकते क्योंकि रिकॉर्ड्स हैं इन चीज़ों के। उसके बाद उन्होंने उस फ्रीडम स्ट्रगल के अंदर कोई पार्टिसिपेट नहीं किया था, ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट उन्होंने कोई बात बोली नहीं थी। लेकिन उनके जो लाइफ का पहले वाला पार्ट था उसमें भाई वो पूरे एकदम अगेंस्ट थे ब्रिटिशर्स के, उनके खिलाफ बोला, उनके अगेंस्ट खड़े हुए थे, और काला पानी में सज़ा काट के गए। दोनों पहलू हैं उनके लाइफ के। और कई लोग बोलेंगे कि ब्रिटिशर्स ये थे वो थे, भाई ये जेल उनकी यातनाओं का सबसे बड़ा प्राइम एग्जांपल है। एक और आइलैंड है वाइपर आइलैंड, उसके ऊपर आई थिंक जा नहीं सकते, उसके अंदर तो बोला जाता है भाई वो तो हेल थी, ये भी हेल ही थी, लेकिन वो उससे भी बड़ी हेल थी। यही बोलना चाहूँगा यार। अब हो सकता है मैं गलत हूँ सही हूँ, लेकिन मैं ये कहूँगा यार हर बंदे का एक पॉजिटिव साइड एक नेगेटिव साइड होता है, दोनों को समझने की कोशिश करो। लेकिन कुछ बंदे होते हैं जो लेजेंड बन जाते हैं, जैसे सचिंद्र नाथ सान्याल, उन्होंने ज़िंदगी भर माफ़ी नहीं मांगी और 1942 में वो जेल में ही शहीद हो गए थे, उनकी डेथ हो गई थी बिकॉज ऑफ टीबी। बट वो इस जेल में नहीं मरे, गोरखपुर जेल में मरे थे। सावरकर जी यहाँ से निकलने के बाद उन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ ऐसा कुछ किया नहीं, वो फिर इस लाइफ से थोड़ा दूर हो गए थे। महावीर सिंह जो HRA पार्टी के मेंबर थे, जिनकी यहाँ पे डेथ हुई थी, उनको भाई अंग्रेज़ों ने खाना खिलाते टाइम, जैसे भगत सिंह और के साथ लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस में हुआ था जब वो भूख हड़ताल कर रहे थे, तो उनको जानबूझ के खाना खिलाते थे। ट्यूब के थ्रू, नाक के अंदर ट्यूब डाल देना, गले के थ्रू ट्यूब डाल देना, ताकि पेट तक वो खाना पहुँचा सके, ताकि भूख हड़ताल के दौरान उनकी डेथ ना हो जाए। लेकिन कुछ स्वतंत्रता सेनानी ऐसे भी थे जिनकी गलती से लंग्स के अंदर खाने का टुकड़ा चला गया था, विंड पाइप में चला गया था, उनकी डेथ हो गई थी। उनको भी उतनी तवज्जो मिलनी चाहिए जो नहीं मिलती है। तो इसमें है ना यार, दोनों तरफ की गवर्नमेंट है। कोई आपको बोले कि ये अच्छे हैं बुरे हैं, भाई पॉलिटिशियंस किसी के नहीं होते, सच्ची बात है। दे ऑलवेज लुक फॉर अपॉर्चुनिटीज़। और पॉलिटिशियन क्या भाई, हम भी इंसान हैं, हम भी अपॉर्चुनिटीज़ को नहीं देखते। अब वो बड़े लेवल पे तो उस टाइप की अपॉर्चुनिटी देखते हैं। तो हर जगह वही है, ज़्यादा ज्ञानवान नहीं करना चाहिए भाई। वो अपने हिस्ट्री थी वो चली गई है, लेकिन कुछ बातें थी जो मैं आप लोगों को बताना चाह रहा था। नोबडी इज़ परफेक्ट। और इन चीज़ों के ऊपर मैं ज्ञान इसलिए दे पा रहा हूँ क्योंकि यार मैंने HSRA को, नौजवान भारत सभा को, भगत सिंह गोरो के मूवमेंट्स को, गांधी जी के मूवमेंट को, वीर सावरकर को मैंने इतना नहीं पढ़ा है, तो मैं, लेकिन जो उनकी पिटिशन वाली चिट्ठियाँ थी उनको मैंने पढ़ा है। एंड भगत सिंह को तो पूरा चार्ट डाला है मैंने। जितनी भी भगत सिंह के बारे में बुक्स लिखी हुई हैं वो मैंने अपने फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर उस टाइम खूब पढ़ ली थी। और वही एक इन्फ्लुएंस था कि भगत सिंह इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट रीज़न कि मैं थोड़ा रिलीजन और उन चीज़ों से ऊपर उठा। आई हैव स्ट्रॉन्ग बिलीव इन माई इंडियन कल्चर, लेकिन कुछ चीज़ों में मैं बिलीव नहीं करता हूँ भाई। भगत सिंह का एक लेटर था, वाई आई एम एन एथिस्ट, वो पढ़ना आप काफ़ी अच्छा लिखा था। एंड राजगुरु, सुखदेव एंड काफ़ी ऐसे ग्रेट लेजेंड हुए हैं अपनी हिस्ट्री में, जिनको हमें और ज़्यादा पढ़ना चाहिए कि उन्होंने क्या क्या लिखा है। और मैं सच में लोगों को कहूँगा सावरकर जी को भी पढ़ना चाहिए यार। आप सिर्फ और बिना किसी के बारे में जाने ऐसे किसी को हेट मत करो। हेट तो किसी को नहीं करनी चाहिए यार, सच में नहीं करनी चाहिए। बहुत गंदा शब्द होता है हेट। आप डिसलाइक कर दो, हेट मत करो। मुझे पसंद नहीं है और मुझे नफरत है, दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है, सच्ची बता रहा हूँ। क्योंकि नफरत बहुत गंदी चीज़ है। बाकी भाई कुछ भी करो, आप लोगों की लाइफ है। जो मुझे आप लोगों को समझाना था, बताना था, जो मेरे एक्सपीरियंस थे मैंने बता दिए। यही था अंडमान का सेलुलर जेल, जहाँ पर ब्रिटिशर्स अलग अलग यातनाएं देते थे हमारे स्वतंत्रता सेनानियों को, जो यातनाएं उन्होंने स्टार्ट की थी 1858 से, जब उन्होंने अंडमान को अपने नीचे ले लिया था। यार आइडियोलॉजी के चक्कर में बात करते करते मैंने अभी ध्यान दिया
कि इस वीडियो को है ना मैंने 1 में शूट कर लिया गलती से। पीछे का जो व्यू था मैं आप लोगों को दिखा ही नहीं पाया, मेरी शक्ल के ऊपर इतना ज़्यादा फोकस आ गया। मैंने अभी वीडियो देखी, मुझे दिखाना था आपको पीछे व्यू, क्योंकि व्यू बैकग्राउंड के साथ है ना वो एक इफेक्ट आता है और वो सारा का सारा फोकस मेरे चेहरे पे चला गया। तो यही कहूँगा यार, इस मैसेज के साथ खत्म करना चाहूँगा, डोंट हेट एनीवन, ट्राई टू अंडरस्टैंड कि भाई वो उस टाइम पे क्या चीज़ों से गुजर रहे थे, क्या नहीं गुजर रहे थे। देखो रिस्पेक्ट भगत सिंह अल्ट्रा लेजेंड किस कारण बन पाए? एक तो भगत सिंह की उम्र कम थी, भगत सिंह पढ़ते थे, भगत सिंह लिखते थे, और ख़ास करके सावरकर जी को भी है ना एक बड़ा रीज़न है कि वो अपनी स्टोरी लिख पाए, अपने बारे में लिख पाए, और जिन लोगों के साथ उनका कनेक्शन था वो उनके बारे में उनकी स्टोरीज़ को बार बार सुना पाए। इस कारण से उनकी जो मार्केटिंग थी ना वो अच्छी हो पाई। और ये गंदा वर्ड लगेगा आपको मार्केटिंग, लेकिन मार्केटिंग एंड जो प्रोपेगेंडा होता है ना वो बहुत बड़ी चीज़ होती है। प्रोपेगेंडा को आप नेगेटिव वे में मत लो, प्रोपेगेंडा इज टू प्रोपगेट कि भाई क्या चीज़ हो रही है उसको एम्पलीफाई करना, उसको लोगों तक पहुंचाना, जिसमें हम इंडियंस वैसे ही बहुत कमज़ोर हैं, हमें अपने नैरेटिव सेट नहीं करने आते। इसीलिए ग्लोबल लेवल पे जैसे अभी रिसेंटली जो ये पाकिस्तान के साथ अपना ऑपरेशन हुआ था, ऑपरेशन सिंदूर, इसमें भी ग्लोबल लेवल पे आप देखोगे ना हम अपना नैरेटिव मिस कर गए। तो ये वाला गेम भाई हर किसी को करना होता है, कई लोग इसमें अच्छे होते हैं, कई लोग ख़राब होते हैं। इवन दो कई लोग बहुत अच्छे जैसे बटुकेश्वर दत्त, सत्येंद्र नाथ सान्याल, इनको लोग जानते ही नहीं है और वो दोनों यहाँ पे थे यार। दिस इज़ द थिंग। और जब आप दोनों किसी के साथ एक्सट्रीम लेफ्ट के साथ भी नहीं हो, एक्सट्रीम राइट के साथ भी नहीं हो, अगर आप बीच में कहीं फंस जाओगे तो फिर पंगा आपके साथ ये भी कि कोई लोग आपको ज़्यादा याद भी नहीं करेंगे। बहुत सारी चीज़ें हो जाती है कि आपको क्या चाहिए, आपको किस चीज़ से वो चीज़ मिलेगी, ये चीज़ें मैटर करती है लाइफ में। बस ये ज्ञान ख़त्म, एंड आई होप व्यू अच्छा आ रहा होगा पीछे। तो अब करते हैं इस वीडियो ख़त्म, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। कल सुबह भाई मेरी फेरी है यहाँ से, अब मैं जो अंडमान एंड निकोबार के जो टूरिस्टिक आइलैंड हैं उनके तरफ घूमने जाने वाला हूँ। दैट विल बी हैवलॉक एंड नील आइलैंड। तो जब प्राइम मिनिस्टर मोदी 2018 में आए थे, सबसे पहले उन्होंने इस आइलैंड का नाम चेंज किया था, नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड रख के। दूसरा आइलैंड था हैवलॉक आइलैंड, जिसका नाम पहले हैवलॉक था, अब चेंज करके स्वराज द्वीप कर दिया गया है। एक और आइलैंड था जिसका नाम पहले था नील आइलैंड, उसका नाम अब कर दिया गया है शहीद द्वीप। तो 3 आइलैंड के नाम चेंज हुए थे और रिसेंटली पोर्ट ब्लेयर का भी नाम चेंज करके कर दिया गया है श्री विजयपुरम। अब बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियोस।